तो क्या पता याद आए ना आए। फिर गोपाल सर कुछ बोलते हैं क्या? कुछ भी नहीं बोला, ऐसे ही घबरा गए। गोपाल सर का खोप है फिर तो भाई स्कूल में हैं। सही भाई, मैसेज में भी लिख देते हैं, फिर आप हमको जानते हो ना। पुष्पा झुकेगा नहीं है। चलो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहली बात तो मेन है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मीनिंग समझ आता है तो भाई पूरा चैप्टर बहुत इजी लगता है। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एनर्जी। करंट को बनाने के लिए, चार्ज को मूव कराने के लिए या किसी भी एक डिवाइस को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी का मेन जो काम करेगा वो काम कौन करेगा? पोटेंशियल। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको ये समझें कि पोटेंशियल एक एनर्जी होती है जो क्या करती है, इसकी इक्वेशन बनाएगी जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ना बने कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो याद है ही। पोटेंशियल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वर्क बाय चार्ज। इसमें वर्क का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। वर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? पोटेंशियल इनटू में चार्ज, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन के लिए, डेफिनेशन के लिए काफी है, जिसमें आप लिख सकते हो पोटेंशियल क्या डिफाइन करती है, एक रेशियो देती है वर्क बाय में चार्ज का। ठीक है, इसको आप खोल के एक्सप्लेन भी कर सकते हो। यहीं पे जब इसको आप खोल के लिखोगे तो वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चार्ज। फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय में चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय में चार्ज क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो E इंटू में S बन गया एक और फार्मूला। तो ये भी हमारा क्या होता है? पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। एक R से एक R किसका फॉर्मूला बन गया? पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया, जिसमें V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? K कॉन्स्टेंट Q बाय में R। अगली सीरीज है ये। पहले फोर्स पढ़ा जिसमें R का स्क्वायर था, ऊपर दो Q थे, दो चार्ज थे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, एक चार्ज की वजह से था जिसके पास रेडियस सेम थी, R स्क्वायर लॉ उसके ऊपर इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता था। थर्ड आ गया हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल आपके पास एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करता है जो वर्किंग करता है किसके साथ? एक पॉजिटिव चार्ज के साथ। कहां तक? इनफाइनाइट पॉइंट तक। किसी भी वर्क को करने के लिए एक चार्ज पॉइंट से एक इनफाइनाइट चार्ज पॉइंट तक जाता है, वो एक्सेलरेट करता हुआ चार्ज क्या ड्राइव करता है? पोटेंशियल डिफाइन करता है। जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ वर्क बाय चार्ज, जो ये कहता है एक पॉजिटिव चार्ज अपने से इनफाइनाइट पोजीशन तक क्या करना चाहता है? वर्क डन करना चाहता है। ठीक है, और ये वर्क डन जो चाहता है वो किस चार्ज की वजह से चाह रहा है, इसको हम लिख देते हैं एक सीरीज में, जो फॉर्मूला बन जाता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल की जरूरत ज्यादातर हमें किसके लिए पड़ती है? इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पड़ती है, या फिर इसकी यूनिट के लिए पड़ती है, जिसकी यूनिट हम क्या रखते हैं? वोल्ट। अब वोल्ट बताओ होती क्या है? वैसे एनर्जी तो है। वोल्ट क्या है? एनर्जी ही तो है, और वही यूनिट हम पोटेंशियल को दे रहे हैं, इसीलिए हम पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल इतना ध्यान रखना है, पोटेंशियल का मतलब एनर्जी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है W/Q। इसका ड्राइव्ड फॉर्मूला जब एक्सप्लेन करोगे तो V इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? K कॉन्स्टेंट Q बाय में R। ये न्यूमेरिकली पर्पज के लिए आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब अगली टर्म होती है जो मेन टर्म इसमें है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल तो होगी एनर्जी, फिर ये डिफरेंस किसके बारे में बता रहे हैं? ये डिफरेंस बताने का काम कर रहा है दो पॉइंट के बारे में, दो पॉइंट के बीच में, जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच का डिफरेंस निकालेगी। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होती है और कहां खत्म होती है? पॉजिटिव से शुरू होगी और कहां खत्म होगी जाके? और डाइपोल कहां से शुरू होता है? नेगेटिव से। इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव के बीच की जो जगह है ना, ये बीच का जो स्पेस है, यहीं पे तो काम होना है, वर्क होना है। और इसमें जो वर्क होता है ना, इसके बीच का वर्क, तो यहां पे एक पोटेंशियल बनेगा इस चार्ज की वजह से। भाई इस चार्ज की एक एनर्जी होगी, ऐसे ही एक इस चार्ज की एनर्जी होगी। तो एक पोटेंशियल हम ए मान लेते हैं और एक पोटेंशियल क्या मान लेते हैं? बी। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो हमारा क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है। किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। दो पोटेंशियल किसके? एक चार्ज से, किसी भी चार्ज से आप निकाल लें, ये वी ए माइनस ये वी बी किसके बराबर है? वर्क के। क्यू को इधर ले जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू किसके बराबर है? W बाई क्यू। सेम फॉर्मूला, क्या कोई चेंज है इसमें? नहीं। लेकिन ये V क्या हो गया? डिफाइन हो गया है अलग अलग चार्ज के लिए, अलग अलग पॉइंट के लिए। तो जहां पे भी दो चार्ज के बीच का डिफरेंस है, जहां पे भी दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस है, जहां पे भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, जहां पे आप एनर्जी को वेरीफाई करते हैं, वर्क डन को स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा जी पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। अब मेरे को ये बताएं कि किसी भी चार्ज की अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज को हम कितना दूर रखें? एक चार्ज को दूसरे चार्ज से कितना दूर रख सकते हैं? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? एक सोर्स चार्ज चाहिएगा और एक टेस्ट चार्ज चाहिएगा जिस पे हम टेस्ट करेंगे। ये मैंने ले लिया सोर्स चार्ज और ये ले लिया मैंने टेस्ट चार्ज। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? हम कम से कम इनको कितने पास रख के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कितने से कितना दूर रख के हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? तो हमने पढ़ा भी है, मिनिमम तो वो जब एक चार्ज बिल्कुल इसके पास आ जाए, वो डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, या कोई भी मेजर डिस्टेंस आप मान सकते हो। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना? अरे ज्यादा से ज्यादा कितना? इनफाइनाइट तक। ये वही पोजीशन को ड्राइव करता है। कहीं पे भी पोटेंशियल को एक चार्ज की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं। मिनिमम पे रखेंगे तो स्ट्रेंथ कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? ज्यादा होगी, और इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कैसी होगी? कम हो जाएगी। अब एनर्जी हमने ड्राइव करनी है मिनिमम से मैक्सिमम तक। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज हमने यहां पे लिया, इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट चार्ज, ये पी पॉइंट हमने कोई भी लिया जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम क्या करता है? आइसोलेटेड का काम होता है उसी फॉर्म को एक्सप्लेन करना जिसमें इस चार्ज की वजह से हम क्या निकाल रहे हैं? एक पॉइंट चार्ज के ऊपर का वर्क डन निकाल रहे हैं। पॉइंट के ऊपर का वर्क डन निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन के बराबर है। dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इसको आपने एक्सप्रेस करना है, बस इसको एक्सप्रेस कर दो, ड्राइव कर दो, आपका खुल के फॉर्मूला आ जाएगा। अगर यहां पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा?
पोटेंशियल बन जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, फोर्स क्या है वो पुट कर लेंगे, ds डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला चाहिए, पहले ही मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। वो इस पॉइंट चार्ज के लिए रहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ज़्यादा एग्जाम में आने के भी इसके चांसेस नहीं रहते, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आगे डाइपोल के लिए और उनके लिए आता है। तो क्या किया, फोर्स निकाल लिया, वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा। यहां पे तो किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, वर्क डन का, इधर किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का, इधर वर्क डन का इंटीग्रेशन कितना, W, इसका फॉर्मूला Q बाय 4 पाई, रेखा मार रख दो, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ये x स्क्वायर है, dx का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है, एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल, या इंटीग्रेशन कर लेना आप, x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इनवर्स का, ये dx है, कंप्लीट का कर लो, ठीक है। x dx का x हो जाएगा, एक माइनस x बाय में 1, ठीक है, माइनस के x बचेगा, तो ऊपर से वापस चेंज करोगे तो क्या बच जाएगा फॉर्मूला, q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या रह गया, x, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला है छोटा सा, आपने इसको ड्राइव करना है, फॉर्मूले को रख के वर्क डन करके दिखाया गया है, कौन सी पोजीशन से कहां तक, कहां से कहां तक है, r से इनफाइनाइट तक है, x से इनफाइनाइट तक है, जो भी आपको क्वेश्चन में बोले आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, v इज इक्वल टू Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये एक टॉपिक रहता है आपका। पोटेंशियल जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या रहेगी इसकी, वोल्ट इसकी यूनिट रहेगी। डायमेंशन फॉर्मूला बना लोगे, जरूरी है भाई डायमेंशन फॉर्मूला इसका, ठीक है। डाइपोल के लिए हमने ये निकालना है, यहाँ पे डाइपोल का इसने टॉपिक नहीं किया पूरा, डाइपोल का टॉपिक इसलिए नहीं किया क्योंकि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डाइपोल था वही तो डाइपोल इसमें हमने बनाना है, जहां पे डाइपोल के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, P इज इक्वल टू Q इंटू में, बस ये ड्राइव करना है। वही दो चार्ज आपने लेने हैं, उनके लिए हमें कोई एक पॉइंट लेना है, कहाँ पे लेना है, एक बार एक्सियल लाइन पे और एक बार इक्वेटोरियल पे। कोई क्वेश्चन नहीं करना आपने, बड़ा क्वेश्चन इसका एग्जाम में नहीं आता, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही आएगा, ठीक है। अगर टोटल चार्ज के लिए निकालना हो तो 1 2 3 4 सब मान लेंगे, टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे। टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा इनका, V1 V2 V3 Vn, तो V इज इक्वल टू इन समेशन I1 से लेके In तक किसके बराबर, V1 V2 प्लस Vn। V क्या है, क्या है, Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 मान लें इसको, ऐसे ही क्या आ जाएगा, R2 R3 R4, क्या कॉमन आ जाएगा बाहर, जो कॉमन आता है उसको बाहर ले लो। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, या Q1 Q2 3 अलग अलग चार्ज के लिए है तो अलग अलग के लिए आप निकाल सकते हो, ये Q1 के लिए आ जाएगा, Q2 Q3 Q4 के लिए कॉमन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा समेशन के, I1 से लेके In तक QI बाय में RI, ठीक है। ये टोटल आपका प्रिंसिपल है जिसमें आप टोटल के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है भाई इसका इंपॉर्टेंट जो आ सकता है पेपर में छोटे क्वेश्चन में, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, कुछ नहीं होता, जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था ना स्ट्रेंथ का, कि भाई एक चार्ज की स्ट्रेंथ होती है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया और इसका फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे इस पॉइंट पे, फिर इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया इस पॉइंट के ऊपर, फिर इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया इस पॉइंट पे। अब ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होंगी, चारों तरफ होंगी ना, तो ये कहता है इसी पॉइंट के साथ अगली फील्ड पे, इसी पॉइंट के साथ अगली फील्ड पे सभी पे पोटेंशियल क्या होगा,
तो किसी भी चार्ज के अराउंड सेम डिस्टेंस पे हमेशा पोटेंशियल क्या बनेगा? अगले वाले पॉइंट पे बताओ कैसा होगा, अगले पे कैसा होगा? तो इन्हीं को तो बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। और इक्वी पोटेंशियल फिर क्या बनाती जाएंगी? सरफेस बनाती जाएंगी। एक पॉइंट चार्ज से कैसी सरफेस बन रही है? बस तो फिर आपसे पूछेगा एक पॉइंट चार्ज है वो कैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगा? ऐसे ही बनाएगा। सेकंड आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी हैं? पैरेलल मूव कर रही हैं, उनके लिए सरफेस कैसी बनेगी? ये बन जाएगी। क्वेश्चन डाला था मैंने पेपर में कि किसी भी अर्थ के लिए, अर्थ का था ना, उसके लिए सरफेस कैसी होगी? अर्थ क्या है? एक पॉइंट चार्ज ही तो है, और पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनेगी पोटेंशियल? उसके चारों तरफ नहीं बनेगी, और चारों तरफ क्या बना लेंगी? स्फीयर बना लेंगी कि नहीं? तो उसकी स्फीयर जैसी सरफेस होनी थी। और प्लेन होती ना, किसी भी कंडक्टर की बोले एक वायर है जो स्ट्रेट है, तो इसकी फील्ड हमेशा कैसी बनेगी? स्ट्रेट बनेगी। स्ट्रेट बनेगी तो कैसी सरफेस बनेगी? ऐसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा। स्टेटमेंट ये याद रखना, दो तीन ये स्टेटमेंट दे रखिए भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है। स्टेटमेंट तो क्या है इसमें? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। होता है क्या? लिख रखा है तो होता ही होगा, है ना? ये लो, ये Q1 है, ये Q2 है, इसका वर्क डन निकालना है। देखो एक बार वर्क डन, वर्क डन निकालेंगे तो QA का QB से, तो इसको मैं क्या लिखूं? पोटेंशियल AB लिख देंगे, या वर्क डन क्या लिखेंगे? AB। इसका निकालो, इसका वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा? वर्क डन BA, और टोटल वर्क डन निकालें तो दोनों चार्ज का। ये इसके क्या है? अपोजिट नहीं है, तो मैं इसको ये लिखूंगा वर्क AB इज इक्वल टू वर्क BA। किसके? अपोजिट के लिए। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आएंगे तो टोटल वर्क डन WAB प्लस वर्क डन BA इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? हमेशा टोटल वर्क डन किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। रीजन ये है कि दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे हम फोर्स पढ़ते हैं, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन को बैलेंस करने का काम करता है, जिसमें टोटल वर्क डन हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के। अगली स्टेटमेंट पढ़ो। एक पॉइंट चार्ज के लिए जो सरफेस बनेगी वो कैसी होगी? तो ध्यान रखना बेटा, एक सिंगल पॉइंट चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा उसके लिए सरफेस कैसी बनेगी? स्फेरिकल। अगला लीनियर चार्ज होगा तो कैसी बनेगी? ये लो, लीनियर होगा ना तो दोनों तरफ इसके यूं, इस टाइप से। ठीक है, यहां पे ये फॉर्म बनेगी, ये ऊपर से नीचे मिल जाएगा, तो किस टाइप की शेप देगा आपका? सिलेंड्रिकल। अगला, अगर प्लेन सीट होगी तो यूनिफॉर्म उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी शेप होती हैं इस टाइप की। क्वेश्चन देखो हो जाएंगे, पढ़ो एक बार। व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस? इसका आंसर बताओ। जो क्वेश्चन छिपा के आता है पेपर में, ये वो वाला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम बोलते हैं, और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या है ये चीज? अच्छा मेरे को ये बताओ आप लोग, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है वाकई में? अरे डिपेंडेंट टर्म नहीं है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, फिर उसी के साथ क्या निकाला है? पोटेंशियल। अगर डिपेंडेंट टर्म होंगी तो क्या करेंगी? वो लाई भी करेंगी एक दूसरे को, तो इसका मतलब तो रिलेशन होगा। उस रिलेशन को हमने निकालना है। मान लीजिए आपके पास दो सरफेस हैं ए और बी, उन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने रखी है ये, इनको आपने सुफिशिएंट डिस्टेंस पे रखना है इन प्लेट को, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्या करती हो?
टच करती हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? मान लीजिए एक चार्ज प्लेट हमने ली, एक प्लेट ली जिसके ऊपर चार्ज है यूं, दूसरी प्लेट एक सुफिशिएंट डिस्टेंस पे dr स्मॉल डिस्टेंस पे हमने इसको रखा, जिससे ये चार्ज क्या करेगा, इसके चार्ज के साथ अपनी फील्ड क्रिएट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइन जो एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच में कनेक्शन रिलेट करवाती हैं। ठीक है, कैसा कनेक्शन? फोर्स का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है, किसी भी टाइप का। ठीक है, और वो हमेशा पॉजिटिव से किस तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। ये भी चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो वो है ये। ठीक है, उसके लिए हम इन दोनों का रिलेशन निकालना है। अब रिलेशन निकालने के लिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला चाहिए हमें। सिंपल से फॉर्मूले में आपने कुछ नहीं करना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे थे ना, उसी फॉर्मूले को चेंज कर लो। ये लंबे वाला आपने कुछ नहीं करना। देखो फोर्स ये किसके बराबर था, पोटेंशियल इज इक्वल टू किसके बराबर है, वर्क बाय में चार्ज। वर्क को खोल लो, क्या लिखोगे इसको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, फोर्स अपॉन में चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ। V जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, बस रख दो dr डिस्प्लेसमेंट, V इज इक्वल टू ई dr। ये एक ध्यान रखना, इनमें जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, नेगेटिव होता है। क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन करता है, एक डायरेक्शन नहीं देता और ये डायरेक्शन देता है। तो हम इसको पहले भी वर्क डन टोटल जो था उसमें हमने एक का वर्क डन दूसरे के नेगेटिव मानना था, उसके लिए आप इसको याद रख सकते हो। यहां से आप किसके लिए निकाल रहे हो रिलेशन, दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, V बाय में dr। ठीक है, ये है। अब V है क्या चीज, पोटेंशियल लिए हमने, यहां पे क्या निकाल रहे हैं, दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो इसको चेंज करके रख देना है पोटेंशियल डिफरेंस पे, या V भी रख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन। ठीक है, ठीक है भाई, नहीं समझ आए कुछ नहीं करना आप लोगों ने, दोनों के फॉर्मूले लिख लेना। ये लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू, रिलेशन निकाल रहे हैं तो उसका रिलेशन वो क्या है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये रिलेशन है इनमें। इनमें क्या चीज ज्यादा है वो चीज आप रिप्रेजेंट करें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वोल्टेज है, इसके अंदर एक R ज्यादा है, एक R ज्यादा है ना, इस R को मैं यहां लिख सकता हूं कि नहीं, हो गए कि नहीं बराबर दोनों, या इसके डिवाइड में लिख देंगे जो ज्यादा है, आप उससे भी रिलेट करवा सकते हो इसको। बस आपको बताने की तरीका इसका होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखें कि भाई E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इनटू में R के, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन पोटेंशियल इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। जो रिलेशन इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसे क्या होता है, अपोजिट होता है। तो माइनस E हमें डिफाइन करना है, उल्टा लिख दिया क्या, E इंटू में dr इज इक्वल टू V के बराबर होगा। बस ये फॉर्मूला बन गया कि E इज इक्वल टू E का dr के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहीं से तो स्ट्रेंथ पता चली थी कि ये वीक होगी कि स्ट्रोंग होंगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ये उसके लिए है भाई, फिर से वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, और तीन चार्जेस या एन टर्म्स ऑफ चार्जेस के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपके तीन चार्ज Q1, Q2, Q3 दिए गए हैं, जिनके बीच में पोटेंशियल ये है, जिनका टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि है भी 0 के बराबर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ए बी इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा सी ए के, तीनों का वर्क डन भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मेन इसमें ये वाला था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, अलग अलग निकाल रखा है तीनों का। तीनों का जब निकालोगे सम कर दोगे, तीनों का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होती है? आप गाड़ी में बैठे हो, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी गिर जाए तो क्या आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा, उसी को बोलते हैं शेल्डिंग। शेल्डिंग एक मेथड है जिससे कि एक्सटर्नल फील्ड को क्या किया जाता है? जीरो करना है, उसका वर्क डन क्या करना है? जीरो करना है। ये देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगी तो क्या हमें उसका कोई इफेक्ट महसूस होगा? नहीं होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? शेल्डिंग मेथड बोलते हैं। आपके घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी अगर गिर जाए तो हम इसको कंडक्शन मेथड से, शेल्डिंग से, कंडक्शन मेथड से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे और वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं शेल्डिंग। ये ध्यान रखना, छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे बन सकता है कि हम कहीं रूम में बैठे हैं तो हम ज़्यादा सेफ हैं, जब बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे खड़े हैं तो हम कम सेफ हैं। रीज़न आपने बताना है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है, अंदर पोटेंशियल नहीं बन पा रहे हैं, और जब तक अंदर एनर्जी नहीं बनेगी, पोटेंशियल नहीं बनेगा, तब तक करंट नहीं आएगा। अच्छा, ई जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा? ई जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा? अरे जीरो, अभी तो फॉर्मूला लिखा था इसका, E इज इक्वल टू किसके बराबर है? dV बाय में। अगर यही जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। इसको तो चेंज कर सकते हैं, dr तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, 1 मीटर मान लिया ज्यादा से ज्यादा। ये लो, इसमें क्या लिखेंगे अब? dV इज इक्वल टू ई के बराबर हो गया कि नहीं? और यही जीरो है तो ये तो जीरो होना ही होना है। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या होता है? वर्क डन भी जीरो होता है, और वर्क डन जीरो होगा तो भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन ये भी शायद करवाया हो आप लोगों को, H2O वगैरह का, उनका वो बताया था। पोलराइजेशन क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। पोलराइजेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। पोलराइजेशन एक मेथड है जिसमें हम नॉन कंडक्टिंग चार्जेस को आपस में रिलेट करवाते हैं। ठीक है, और उनको रिलेट करवा के अगर उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगी उनको पोलर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ना बने वो क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताओगे? एक जो वाटर होता है ना, वाटर, वो गीला क्यों होता है? पानी जो है वो गीला क्यों होता है? बताओ बताओ जल्दी। ये मत बोलना भाई पानी तो गीला ही होता है, लिक्विड है तो गीला तो होगा ही, क्योंकि साइंस में ये बताना तो गलत बात है। बताओ भाई बताओ जल्दी, पता हो तो। नहीं पता? चलो नहीं पता तो क्या पता फिर। नेक्स्ट है कैपेसिटर। जो पोलराइजेशन होती है वाटर की, किसके साथ? रिलेशन ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो रिलेट करवाता है, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्डिंग बनाती है ना, तो इसकी स्ट्रेंथ को वीक नहीं होने देती। जो ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन उसकी स्ट्रेंथ को वीक नहीं होने देता, और ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ अगर हाई है तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? एक ऐसे लिक्विड की फॉर्म में जो चीजों को क्या करता रहेगा? सूखने नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मेन काम होता है हाइड्रोजन का उसके साथ बॉन्डिंग रेगुलर बनाते जाना, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल आयन रिड्यूस करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है, जिसकी वजह से लगातार उसको कंडक्टिविटी मिलती रहती है। इसी कारण जो लिक्विड रहता है या जो वाटर रहता है वो चीज़ों को गीला करता है। अगर इसकी आयनाइजेशन खत्म हो जाए ना, तो वाटर कहीं पे भी डालो वो उसको क्या नहीं करेगा? गीला नहीं करेगा। लाइक मरकरी, मरकरी जो होती है उसको कहीं पे भी डाल दो आप, किन्हीं भी चीज़ों को वो गीला नहीं करती। जिनमें भी वाटर की फॉर्म होगी ना, वही चीज़ों को गीला करेगी। देख लो, मिल्क है, मिल्क में से फैट निकाल दो, फैट कभी गीला नहीं करेगी, लेकिन फैट के साथ अगर वाटर मिला हुआ है तो आप दूध डालोगे तो भी आपको कैसा महसूस होगा? वो गीला महसूस होता है। ठीक है, तो उसके लिए था ये।
तो ये केमिस्ट्री में रहता है काफी। चलो भाई, कैपेसिटर क्या होता है? कुछ नहीं, अब आपको इनकी डेफिनेशन से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं रहता, अब रहता है फॉर्मूले से। Q इज इक्वल टू, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? V के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट रिलेशन है जिसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है? C इज इक्वल टू Q बाई V, जिसमें Q क्या है, V क्या है। तो इसकी यूनिट आप एक ड्राइव्ड यूनिट लिखना चाहें तो यहाँ कूलम्ब बाय वोल्ट लिख सकते हो। वैसे कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फेराड। क्या रहेगी? फेराड भाई, ठीक है। ये फेराड के लिए सिंबल आप छोटे छोटे याद रख सकते हैं, कुछ स्मॉल यूनिट। फेराड इज इक्वल टू इन मिली फेराड, फेराड इज इक्वल टू माइक्रो फेराड, फेराड इज इक्वल टू पिको फेराड। इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मिली में कितना होगा? 10 की पावर 3 होगा। माइक्रो में कितना होगा? 10 की पावर 6 होगा। पिको फेराड में कितना होगा? 10 की पावर 12 होगा, ठीक है। यूनिट इसकी फेराड होती है, ठीक है भाई। 1 फेराड को डिफाइन करना हो तो फॉर्मूले से आप डिफाइन कर देंगे। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फेराड। क्या बताना चाहता है ये? Q बाई V को एक्सप्लेन करना चाहता है। Q बाई V क्या कहता है? एक चार्ज एक वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो आपको एनर्जी स्टोर्ड करके देगा वो किसके बराबर होगी? 1 फेराड के। एक कूलम्ब चार्ज एक वोल्टेज के बाय में रह के जितने अमाउंट में एनर्जी स्टोर्ड करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 फेराड। तो क्वेश्चन बनता है डिफाइन 1 फेराड, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान रखना है, डिफाइन 1 फेराड को। छोटे छोटे पॉइंट भाई ये। मोर द कैपेसिटेंस मोर द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर कैन स्टोर। जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। तो किस पे डिपेंड करता है ये? साइज पे डिपेंड करता है। था क्या ये क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। द बेस्ट कैपेसिटेंस इज दैट इन विच द राइज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लेस फॉर द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड। द बेस्ट कैपेसिटर इज अर्थ। सबसे बड़ा कैपेसिटर पूछे, सबसे अच्छा कैपेसिटर पूछे तो कौन है? अर्थ है। रीजन क्या है? रीजन ये है इसमें कितने चार्ज डालो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सबसे अच्छे कैपेसिटर की यही पहचान है कि उसमें बार बार आप रेगुलर एनर्जी डालते रहो, उसमें कोई भी टेम्परेचर इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फोन के अंदर भी आप देखते हो जो बैटरी में अगर हीट आ रही है इसका मतलब वो अच्छे टेम्परेचर मतलब अच्छे कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना रहती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह डालनी है। 2 प्लेट ले ली, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो आपस में क्या बना रहे हैं? पोल बना रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये आपने लिख देना है। एक के ऊपर प्लस, इनकी इसकी अपनी डेंसिटी होगी, इसकी अपनी डेंसिटी होगी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी 3 फॉर्म आपको देती है जिनमें आप कितने अमाउंट को आप स्टोर कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। एरिया होता है, तो ये 2 ही याद रखने, वॉल्यूमेट्रिक का आपने ध्यान नहीं रखना, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले हैं बस ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? E1 E2 हम जो ले रहे हैं ना ये यूज कर रहे हैं, ये है क्या चीज? एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेट का क्या है? सरफेस एरिया है, और इन प्लेट के सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कितने इनके ऊपर चार्ज स्टोर्ड होंगे वो पीछे हम निकाल चुके हैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा तो जब एक प्लेट के लिए हम क्या निकालते हैं? उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाली इन ए क्लोज सरफेस। E डॉट ds इज इक्वल टू किसके बराबर थी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जब हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो हमने देखा इसका सरफेस एरिया था वो दोनों साइड में काम करता है भाई। चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
दोनों साइड में काम करती है कि नहीं? तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया था? 2 टाइम हो गया था। E2A इज इक्वल टू क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। ऐसे यहां पे हमने इसके लिए निकाला Q इज इक्वल टू सिग्मा डेंसिटी था हमारा, Q की वैल्यू यहां पे रखेंगे सिग्मा के लिए, तो ये था शायद हमारा सिग्मा A डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 2A को ले जाएंगे इधर, और A से A क्या था? कैंसिल, तो क्या बचा? सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वही बचा हुआ था सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के लिए है ये, तो दूसरी के लिए क्या हो जाएगा? सेम स्टोरेज है, सेम प्लेट यूज कर रखी है, पैरेलल प्लेट है, दोनों सेम प्लेट है, तो दोनों का टोटल करके आप इसको यूज कर सकते हो। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1/2 प्लस 1/2 1 ही हो तो होता है, तो ये 1 नहीं हो जाएगा दोनों ऐड करोगे तो, ये पूरा ऐड करके आप निकालोगे तो ये ऐड करके इतना हो जाएगा। ठीक है, ये है भाई। सिग्मा को वापस पुट कर सकते हो, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर निकालने हो तो सिग्मा को वापस पुट कर दो। चार्ज की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पे Q इज इक्वल टू फॉर एरियल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज सिग्मा A, तो सिग्मा चाहिए तो क्या हो जाएगा? Q बाई A, वही Q बाई A पुट कर रखा है, इसको आप सोल्व कर सकते हो भाई। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लिखवाया था क्या ये क्वेश्चनों में? E की वैल्यू आ गई थी, कैपेसिटेंस उसमें निकालना था। कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें पता ही है, C इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? Q बाई में V। तो पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V बाई R, यहाँ पे D डिस्टेंस मान रखा है तो V बाई D हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को बैलेंस वगैरह करके हमने कैपेसिटेंस निकालना है, जिसमें Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? CV के। Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई में D। सीधा भी सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऑप्शन टाइप में काफी बार आता है ये वाला फॉर्मूला, आपको सीधा भी याद होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट में कितने आप उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हो। एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, कौन सा? एक आपके पास हेक्सागन है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, है? अलग अलग नहीं निकालना, सीधा किससे मल्टीपल कर देंगे? 6 से। आ गया C इज इक्वल टू 6A एप्सिलॉन नॉट बाय में। ठीक है, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर की एरिया से आप इसको मल्टीपल कर दे, जिसका भी शेप का पूछे, जितनी भी उसमें साइड्स होते हैं उससे आप इसको मल्टीपल कर दे। ठीक है, उतनी एनर्जी को ये स्टोर करेगा। इसके न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे जब भी आप आओगे तब। कैपेसिटेंस के लिए और क्या है? अरेंजमेंट है कैपेसिटेंस की। अच्छा, ये क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस का इफेक्ट। पहले तो मेरे को ये बताओ डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक क्या चीज होती है? कौन बताएगा? कोई नहीं। किसी मीडियम के बीच नॉन इंसुलेटिंग क्वांटिटी का कि चार्ज को पास नहीं करने देना, उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अरे राम करो, क्या बोलूं मैं तुम्हें भाई, मेरे को तभी है ना ये चीजें बड़ी परेशान करती हैं, और मैं सोचता हूं कि मैं करवाता क्या हूं। ये मैंने कभी लिखवाया था आपको? CID, C से कंडक्टर, I से इंसुलेटर, D से डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं? ये सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, बताने का तरीका ठीक है, किसी भी मीडियम के बीच में एक ऐसी जगह जो चार्ज को पास ना होने दे। पर हैं क्या चीज वो होते तो या तो सेमीकंडक्टर होंगे या इंसुलेटर होंगे, तो वो तो दोनों हो सकते हैं। पर यहाँ पे जिक्र इंसुलेटर का नहीं है, सिर्फ किसका है? सेमीकंडक्टर का। और ये मैंने लिखवाया था आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है नहीं लिखवाया होगा। ठीक है, जब पहला चैप्टर करवाया था उसी में कंडक्टर के लिए प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की बता रहा था, उस टाइम पे ये चीजें मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी स्ट्रेंथ है बीच में जो क्या करना चाहती है? चार्ज आगे ना तो उनको बाहर से किसी से रिलेट नहीं होने देगी, और अंदर हैं तो उनको बाहर वाले से बाहर वालों को
अंदर वाले से, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक एक सेमीकंडक्टर फॉर्म होती है जिसमें रेजिस्टेंस लाई करता है इंसुलेटर के जैसा, ठीक है, तो वो रहता है, उसके लिए ये कांस्टेंट फॉर्मूला रहता है जिसमें भाई व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज inserted into a capacitor then the value of capacitance becomes K time the initial value of capacitance। ये आपको याद कर लेना, ये फॉर्मूला आता जाता कुछ नहीं है इससे, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस कहां पे डिपेंड करती है, किस किस को ये मानती है भाई, किस किस के साथ ये काम करेगा कैपेसिटर, एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट, जितना एरिया ज्यादा होगा कम होगा उतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी कम ज्यादा हो जाएगी। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस जितना कम ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट होगा। क्यों, ये लिख रहा है ये E इज इक्वल टू dV बाय में R, ये रिलेशन ही तो बता रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेंथ ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, इसीलिए इन प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमें कम रखना पड़ता है। ये बीच का डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पोटेंशियल का तो करंट के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस मत बोलना, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी ये डिपेंड करती है। पूछ सकता है आपसे कैपेसिटर किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू स्फेरिकल के लिए भी हमने निकाली थी। स्फेरिकल जो कैपेसिटर था उसके लिए क्या रहेगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, निकाला था क्या, निकाला था, ठीक है। क्वेश्चन देख लो भाई, हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे। व्हाट आर कैपेसिटर, कैपेसिटर की डेफिनेशन ना ध्यान में आओ, मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिख के उसका रेशियो लिख देना। सेकंड, 1 फैराड को डिफाइन करना है। 1 फैराड क्या होता है, 1 कूलम चार्ज डिवाइड बाय व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, डाइइलेक्ट्रिक का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, स्ट्रेंथ वाइज इफेक्ट होता है, स्ट्रेंथ को ये क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल टू किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट A बाय में D, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय में। कनेक्ट इन सीरीज वोल्टेज गेट डिवाइड चार्ज और ए करंट रिमेन सेम, इसका भी वही फंडा है जो रेजिस्टेंस का रहता है। रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो ये कहता है अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो करंट रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट सेम रहने का मतलब है चार्ज सेम रहेंगे, ठीक है। और अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज सेम रहेगी फिर, ठीक है। तो इनको दो तरीके से लगाया जाता है, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम इनको सीरीज में लगाएं तो फॉर्मूला बनता है ये वाला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn। पहचानने की, सीरीज में पहचानोगे कैसे कि ये सीरीज में लगे हुए हैं, क्यू सेम रहेगा, सब में करंट सेम रहेगा। पैरेलल के लिए फॉर्मूला ये वाला पैरेलल के लिए है C1 प्लस C2 प्लस Cn टर्म्स तक रहेगा। जितने दिए गए हों उतने ही आप इसमें लगाएं, उतना ही तक फॉर्मूला आप सोल्व करें। एक्सप्रेशन अगर इनकी आ जाती हैं तो 3-3 नंबर में आती हैं, आप इनके डायग्राम बना के तब इनको आप एक्सप्लेन करें। 2 को भी मान के कर सकते हो, 3 को मान के कर सकते हो, n को मान के कर सकते हो, 1 को मान के मत करना, 1 से कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बताओ इसके, न्यूमेरिकल कर लोगे, न्यूमेरिकल तो चलो मैंने करवाने भी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर्ड होगी भाई उसके साइज के हिसाब से। साइज के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा डेरिवेशन, वो डेरिवेशन ये है आपका। एक कैपेसिटर लगाया है, कैपेसिटर की पहचान क्या है,
हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव किधर लगाना है, कहीं नहीं लगाना, ये अपने आप बनाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये कैपेसिटर का क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, कभी भी अरेंज्ड जो होते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव ही लगते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव ही लगते हैं। डिवाइस कभी भी उल्टे नहीं लगाने आपने। ठीक है, चलो इसमें हमने ना एनर्जी को स्टोर करवाना है। एनर्जी को स्टोर करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी एक्सप्रेशन चाहिए। अब एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होती है वो हमें पता ही नहीं है। एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, पर हाँ इतना पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर होती है, पता है ना। अब ये मिल गया तो आपको एक डायरेक्शन मिल गई, अब आप सोल्व कर सकते हो। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल चार्ज आपने लिखना है। क्यों, क्योंकि वर्क डन करवाओगे तो कुछ ना कुछ चार्जेस को चेंज करोगे, तो ये आपका फॉर्मूला है। इसमें V को खोल के लिख लो। V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी। चाहिए क्या V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय में C। ये लो, एक बड़ा Q एक छोटा Q आ गया इंटीग्रेशन की फॉर्म में, कर दो इंटीग्रेशन। एक क्यू ए कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर, और जो स्क्वायर है वो कहाँ चला जाएगा, बाय में डिवाइड में आ गया। वैल्यू पुट करनी है Q से 0, 0 से Q पहले 0 बाद में माइनस कर दो, फॉर्मूला बन के आ गया 1/c। सी ये था बाहर, इधर Q स्क्वायर 1/2 को आगे ले लो, 1/2 C Q स्क्वायर। ठीक है, 1/2 Q स्क्वायर बाय C। और चेंज कर लो, W इज इक्वल टू 1/c इंटू में Q स्क्वायर 1/2 आगे। ठीक है, और चेंज कर लेना, इस C की वैल्यू पुट कर लो। C इज इक्वल टू किसके बराबर है, Q बाई V पुट करो, है 1/2 C की जगह क्या आ गया, V ऊपर चला गया, इंटू में Q का स्क्वायर, एक Q से Q हाफ CV का हाफ QV। ठीक है, तो ये जो वर्क डन रखा हुआ है ये एनर्जी के बराबर है। एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 QV। और चेंज करना हो तो फिर फॉर्मूले कई हैं इसके, जो भी आपका जैसे डिमांड करता है वैसा आप इसके ये अंदर पुट करके उसको सोल्व कर ले। ये आपकी फॉर्मूले लिस्ट है भाई, सारे फॉर्मूले इसमें हैं, उनको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लें फटाफट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बोले जल्दी जल्दी बिना देखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन विद पोटेंशियल फॉर्मूला इज इक्वल टू -dV/। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फॉर्मूला। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला, सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला, पैरेलल में कैपेसिटर का फॉर्मूला।